और ये चीज़ों को फॉलो करके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ये मैंने इतना टाइट शेड्यूल बनाया था अपना, क्योंकि मुझे लग रहा था करो या मरो टाइप, कि तुमने किसी का घर बर्बाद कर दिया, तुमने किसी की खुशियाँ छीन ली, तुमने किसी का सपना तोड़ दिया, मेरिट बढ़ा दी। तुम जैसे बच्चे ही तुम जैसे लोग ही एग्ज़ाम्स दे के मेरिट बढ़ाते हैं। एक हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल देख के ही आए हो, आपको पता है इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने CRE 2024 क्लियर किया था, जिसका एग्ज़ाम 25 फरवरी में हुआ था, और सिर्फ एक महीने की प्रिपरेशन में हाउ आई गॉट AIR 29, वो भी इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को बोलनी है, ये कोई एक महीने में CRE क्लियर कर लो स्ट्रेटजी वैसी वाली कोई वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ, नथिंग एल्स। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भी ऐसा करोगे तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए, बट मैं नहीं बोल रही हूँ आप एकदम कॉपी करना। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम किस किस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या क्या पॉइंटर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, वो भी पूरा 1 साल बाद। सेकेंडली, व्हाट वाज द बैक स्टोरी, क्यों मेरे पास सिर्फ एक ही मंथ था प्रिपरेशन का। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वॉट आई डिड इन दैट मंथ, उस एक महीने में मैंने ऐसा क्या ही कर दिया था। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या अलग से कुछ स्ट्रेटजीज अपने लिए लगाई थी जो मेरे लिए वर्क की। थोड़ी अटपटी हैं बट हाँ, वो मेरे लिए वर्क किया। वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ वीडियो के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं आज ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मतलब 1 साल से मैं कहाँ थी। तो नहीं बनाने के काफ़ी सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न ये था कि मेरे को किसी को मिसलीड नहीं करना था। मतलब मेरे को ये था कि मैं वीडियो डाल दूं और मैं बता दूं कि मैंने ये किया, और आप लोग वो एकदम कॉपी पेस्ट कर दो और फिर नहीं हो, वो किसी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो। तो मेरे को उसका रीज़न नहीं बनना था। इसलिए मैंने कमेंट्स में भी बोला था कि आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, सबका अलग अलग होता है। ये वो थोड़ा रूड लगा होगा, बट हाँ, ये रीज़न था। सेकेंड रीज़न ये भी था क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी फिर भी बताओ आपने कैसे किया। तो देन आई थॉट कि मैं छोटा सा बस बता देती हूँ एक शॉर्ट में कि ये मैंने पढ़ा था। बट फिर यू रिमेंबर, मैंने एक वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जब मैंने DSSB भी क्लियर किया था। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे शॉर्ट्स में जाओ, और वो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वाला जो ऑप्शन आता है उसमें जाके देखना, सबसे ऊपर जो आती है वही वाली है। तो वो मेरी यूट्यूब की मोस्टली व्यूड और मोस्टली एंगेज्ड वीडियो आप बोल सकते हो वैसी है, कि उसे सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है और सबसे ज़्यादा उस पर कमेंट्स आए हैं, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए। सबसे ज़्यादा क्या, सिर्फ उसी पे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, मतलब भर भर के गालियाँ जिसे बोलते हैं। उसमें लोगों का कहना है कि, अब मैं बताती हूँ ये हुआ कैसे था। तो CRE का एग्ज़ाम फॉर्म निकला था दिसंबर कुछ तो निकला था, फॉर्म भरे जा रहे थे जनवरी में, जितना मुझे याद है। मैंने फॉर्म फिल किया, अब वो क्यों कैसे, वो बैक स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम हुआ 28 फरवरी को। काफ़ी सारा टाइम हो गया था, 1 महीना 1.5 महीना कुछ नहीं पता लग रहा था। रिजल्ट आ गया था हाँ जल्दी ही, पर ये पता नहीं लग रहा था कि DV कब होगा या कुछ होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा ना ऐसे चल रहा था कि होगा भी या नहीं होगा। और DSSB वाला फॉर्म भरा था 2 साल पहले आई थिंक। उसका कुछ आया सर पैर नहीं था कि कब होगा एग्ज़ाम कब नहीं होगा। फिर उसकी एक साथ डेट आ गई, और तब तक ना जिन लोगों ने CRE एम्स 24 दिया था वो लोग रिलेट कर पाएंगे। जिनका क्लियर हुआ था वो तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि उस टाइम पे ना सब लोगों को ऐसे ही चल रहा था कि बे ये होगा भी ज्वाइनिंग या नहीं होगी, क्या चल रहा है, इतना टाइम हो गया। तो वही मैं भी वही सोच रही थी, मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी लग रहा था शायद नहीं होगा, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, और DV भी होगा, फिर DV में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो DSSB की डेट आई, मैंने कुछ ऐसा उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया, वो साथ में ही हुआ था कुछ टाइम बाद ही, तो मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया। अब इसमें मेरी क्या ही गलती थी ये मेरे को नहीं पता है। अगर मैंने ज्वाइन कर लिया होता एम्स तो शायद मैं नहीं देती, बट उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगी जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि मैं तब भी देती, पर ऑब्वियसली मैं नहीं देती। फिर क्यों मैं छुट्टी लेके जाती अगर वो बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। उसके बाद ज्वाइनिंग हो गई एम्स में, मैं भूल गई DSSB का। जब रिजल्ट आया मैंने वो भी नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं था आया या नहीं आया। कुछ दिन बाद मैंने उस वीडियो में बोला भी है, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला था कॉल करके कि विया वो DV के लिए मेरी फ्रेंड की फ्रेंड ऐसे कोई जा रहा था, तो उसने बोला कि तुमने भी तो दिया था ना, आप भी तो आए थे वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो क्या रहा ऐसे करके। मैं बोला हाँ यार दिया तो था, उसका रिजल्ट आ गया क्या। फिर उससे ही मैंने पूछा कि कैसे कैसे चेक करना है। मेरे को उसका एनरोलमेंट नंबर, मेरे पास उसका एडमिट कार्ड कुछ नहीं था। उसने फिर बताया मेल पे या मैसेज पे कुछ आया होगा करके। मैंने गूगल में ना ज़्यादातर मैं अपना वो सेव कर देती हूँ पासवर्ड्स वगैरह, तो वो गूगल पे जाके वो खुल गया, उसमें सेव्ड में वो किसी तरह से मुझे नहीं याद आ रहा, बट वो खुल गया था। देन मैंने वो देखा रिजल्ट, ऐसे ही देखा रास्ते में आते हुए, तो वो मेरा क्लियर हो गया। और अभी ना एकदम क्लियर, मतलब कैसे बोलूँ मैंने वो रिजल्ट देखा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। मतलब अब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी अच्छे से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ वो वाला। तो मम्मी पूछ रही थी तो वो वाला ज्वाइन करना है। मैंने कहा नहीं मम्मी, एम्स से ऊपर क्या है ऐसे करके। अब फिर मैं जैसे आई ना रूम पे, तो मैंने चेंज भी नहीं किया, मैंने फटाक से वो वीडियो बना के डाल दी।
कुछ गलत भी नहीं था। उस टाइम पे मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही थी, डेली क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था बता रही थी, तो मैंने वैसा सोच के वो डाली। मुझे नहीं पता था लोग बाग इतना नेगेटिवली उसको लेंगे कि बोलेंगे, कमेंट्स सुनो, बोलेंगे कि तुमने किसी का घर बर्बाद कर दिया, तुमने किसी की खुशियाँ छीन ली, तुमने किसी का सपना तोड़ दिया, तुमने मेरिट बढ़ा दी, तुम जैसे लोग ही एग्ज़ाम्स दे के मेरिट बढ़ाते हैं अपना और भरे जा रहे हैं कि ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट ये तुमने अच्छा नहीं किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन कोई खुशी होने वाली बात नहीं है, इतनी हंस क्यों रही हो, इसमें खुशी की क्या बात है, क्यों खुश हो रही हो। कुछ लोग पढ़े लिखे ऐसे भी आ रहे थे जो बोल रहे हैं उनको कि भाई ज्वाइन नहीं कर रही है तो सीट बर्बाद नहीं हुई है। अभी एज़ फार एज़ आई नो कि क्या होता है, कैसा प्रोसीजर होता है, मुझे इतना पता है कि जब तक आप वो सीट अलॉटमेंट वाली प्रोसेस होती है रिजल्ट आने के बाद में, उसके बाद में आपका डीवी और उसमें ना डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने थे। आई थिंक पहले अपलोड नहीं हुए थे, तभी मैं उसका अप्लाई भी कर पाई थी, क्योंकि तब तक मेरे पास कुछ था नहीं, उसका एलिजिबिलिटी मैच भी नहीं कर रही थी, तो मेरा डीवी भी शायद नहीं हो पाता। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड नहीं किए, मैंने सीट अलॉटमेंट, मैंने सिर्फ रिजल्ट देखा, ख़त्म, मैं फिर भूल भी गई। और कमेंट्स भी मैंने बहुत टाइम बाद में देखी फिर लोगों की, तो मेरे को हंसी आती है वो पढ़ के, क्योंकि मैंने इन सब कोई भी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया। मैंने ना सीट अलॉटमेंट में, ना डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स डाले, ये वो कुछ भी नहीं किया। तो हाउ डज़ इट मैटर कि मेरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और रही बात कि एक सीट ख़राब करने की, बहुत बेसिक है, 2 मिनट में मैं बता देती हूँ जितना मुझे पता है। जिससे 30 सीट है मान लो, और मेरा रैंक 30 आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ ना, तो नीचे जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे होते हैं ना 31st का, वो चला उसका हो जाएगा, वो सीट ले लेगा। कुछ उसमें बड़ा सर पैर नहीं है। फिर ये बात किसी ने बोली भी आई थिंक कि वो नेक्स्ट को मिल जाती है, तो फिर उस पर भी किसी का रिस्पॉन्स आया कि मिल तो जाती है पर उसमें टाइम वेस्ट होता है। देखो, ज्वाइनिंग आपकी वैसे भी तब तक नहीं होगी जब तक सबका नहीं हो जाता है डीवी। वेटिंग लिस्ट वालों का भी होगा, तभी आपकी ज्वाइनिंग वैसे भी होगी। आई डोंट नो मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसीलिए ये रीज़न था मेरा नहीं डालने का कोई वीडियो अब पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड। और द थर्ड रीज़न वॉज कि ये चैनल मेरा ऐसे डेली क्या अपडेट्स ये सब शेयर करने का है, तो मोस्टली ऑडियंस भी वही है, मतलब जो भी सब्सक्राइबर हैं अपने वही हैं, जो मतलब ऐसे डेली लाइफ देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता अपना पैरामेडिकल का ये एग्ज़ाम, ये सब्जेक्ट्स, ये कुछ। तो उसमें बताना भी मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा थोड़ा सेल्फिश रीज़न था कि मैं क्यों ही डालूं। और फिर उसके ऊपर ये डी एस बी वाला हो गया, तो मेरे को ये लग गया कि नहीं, जो चंद मुंद नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ पे इस चैनल पे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी उनके कमेंट्स पढ़ के भाग जाए सच्ची में मुझे नेगेटिव सोच के, उससे चाहे मैं ना ही डालूँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली थी ये अनटिल अनलेस मैंने कल फिर वीडियोज़ देखी, मतलब सॉरी, मैंने कल फिर कमेंट्स देखे थे कुछ कल रात, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे कुछ दिनों से, अभी भी चल रहे हैं। मैं अभी पढ़ ही रही थी और सोने जा रही थी, तब मुझे याद आया कि मैं ये वीडियो बना के आज डाल के ख़त्म करती हूँ। तो उसमें फिर से मेरे से पूछा है प्रीति मिश्रा, शिम्पी और मतलब शिल्पी, पता नहीं, ऐसे कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग हैं पर वो कई बार पूछते हैं कि दी प्लीज़ बता दो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आज ये ख़त्म करती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आगे कोई वीडियो आई थिंक इस बारे में नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ आज आपको ये बताऊँगी कि मैंने उस टाइम पे क्या किया था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, व्हाट वाज द बैक स्टोरी, मेरे पास क्यों एक ही महीना था प्रिपरेशन का। तो बेसिकली दिसंबर में वैकेंसीज आई थी और मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था। 23 जनवरी को, जनवरी में फॉर्म फिल हो रहे थे, जनवरी 25 में नोटिस आया था दिसंबर में। जनवरी में 23 को मैं घर पे थी, तब तक भी मेरा फॉर्म फिल नहीं हुआ था। 26/8 कुछ ऐसे लास्ट डेट थी जनवरी में। मैं घर गई हुई थी, मेरी बहन का बर्थडे था और मम्मी ने मेरे को बोला कि फॉर्म फिल कर, मैंने बताया ऐसे निकला हुआ है, मम्मी ने बोला भर देना। तो मैंने बोला मम्मी कुछ प्रिपरेशन नहीं है। प्रिपरेशन इसलिए नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे मैं इग्नू वाला ये कर रही थी, तो मैं वो सब पढ़ रही हूँ। मैं सच में बहुत टाइम से एकदम ऐसे छोड़ रखा था, मैंने ये नहीं पढ़ा था, मेरे को था क्लियर नहीं होगा, ऊपर से 2-3 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस थी, मैं क्यों ही बर्बाद करूँ। बट मम्मी ने फिर काफ़ी बार बोला, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया। मेरे को याद है कि मैं एकदम लास्ट ऑफ जनवरी में आई हूँ, ऐसे 28-29 को वापस आई हूँ तब, और 28 ऑफ फ़ैब को एग्ज़ाम डेट थी CRE की, और हमें एक टेंटेटिव डेट आ गई थी लास्ट में होगा फ़ैब के। तो मेरे पास एक ही महीना था पढ़ने का। अब उस एक महीने में ही मुझे सब कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग सब कुछ करनी थी और वो पढ़ना था। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि कैसे मैंने एक महीने में प्रिपरेशन की। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, वो जनरल पॉइंट हैं, आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो पहला पॉइंट है कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा, एक टाइम शेड्यूल अपना बनाओ उसको। और नॉर्मल टाइम शेड्यूल की तरह मैंने नहीं बनाया था कि 2 घंटे मैथ 2 घंटे इंग्लिश, ये सब कुछ नहीं किया था। एक तो ना मैं थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग में अच्छी हूँ, मतलब प्लानिंग वाला पार्ट मेरा बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन वाला ऑल्दो उतना अच्छा नहीं है। बट उधर आपको दिख रहा है ये दिख रहा है लगा हुआ पेपर, तो वो ऐसे बेड के सर पे आता है, मतलब जब मैं लेटती हूँ तो वो उस पर वही लिखा हुआ है, वो ऐसे 2-3 दिन में वो चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ उस पर लिखा हुआ है कि मेरे को ये चीज़ें करनी है। तो वो मेरे को थोड़ी हेल्प करती है, मैं थोड़ी चीज़ें करती हूँ जब भी मेरे को ऐसे स्ट्रेस हो रहा होता है ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो मैं ऐसे थोड़ी सी प्लानिंग करती हूँ। तो मैंने वो प्लानिंग में ऐसे लिखा था कि जब मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो थोड़ा काफ़ी मुश्किल था और मेरे को पता था ये एग्ज़ाम शायद क्लियर नहीं होगा, तो मैं जॉब से छुट्टी तो इस एग्ज़ाम के लिए
नहीं लेने वाली हूँ या छोड़ने तो नहीं वाली हूँ, ऐसा भी मैंने सोचा था क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी मेरे को चाहिए। उसी के अराउंड मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि जब मैं ऑफिस जाती थी तो 40-45 मिनट उसमें लगते थे। उस टाइम पे भी मैं एक चीज़ पढ़ूंगी, वो क्या वो सब आपको बताऊंगी मैं बाद में। आते हुए भी मैं कुछ पढ़ूंगी और शाम को आने के बाद मैं क्या पढ़ूंगी, सुबह को उठने के बाद मैं क्या पढ़ूंगी, इतने तैयार हो रही हूँ जाने के लिए, ऐसे करके मैंने वो बनाया। आप अपने अकॉर्डिंग बनाना, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए थे बाद में कि मैंने इतना टाइट स्केड्यूल बनाया था अपना, क्योंकि मुझे लग रहा था करो या मरो टाइप। तो मैंने वो इतना ज़्यादा टाइट स्केड्यूल बना रखा था और मैं फॉलो भी कर रही थी कि उसके बाद में जब मेरा वो एग्ज़ाम हुआ, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं एग्ज़ाम देके कैसे रो रही थी, कितना इमोशनल हो गई थी। तो वो ना उसी का साइड इफ़ेक्ट था। वो मेरा मेंटली मैं उतना ड्रेन हो गई थी शायद, वो उस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं पागल हो गई थी बिल्कुल। अब ऐसा हो गया था कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर मेरा 1-2 क्वेश्चन शायद गलत हुआ था, मैंने कुछ उसमें बताया हुआ है, तो उसका भी मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था कि ओह मैं क्या करके आ गई। अभी सोच के हँसी आती है, बट हाँ, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से बनाना। सेकेंड चीज़ है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब एकदम मेरे लिए वही बात है, आपके लिए काम नहीं किया ना तो मुझे बुरा लगेगा, पर मेरे लिए टच वुड, कहीं तो वुड मिल जाए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है भी, क्योंकि क्या था उससे पहले CRE पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि CRE में क्या आता है क्या नहीं आता है। गूगल पे ढूंढा तो बस इतना पता लगा 80% अपना सब्जेक्टिव आएगा, 20% नॉन सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK, पता नहीं उसने क्या क्या बताया जो कि नहीं भी आए थे। कंप्यूटर, हिंदी ये तो शायद नहीं आते हैं। गूगल पे मेरे को यही मिला था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं मिल रहे थे, कोई आइडिया नहीं था क्या आने वाला है। PYQs ने ये हेल्प की कि उससे मुझे ये पता लग रहा था ये टॉपिक आते हैं। थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है, पहले वो सुन लो। थर्ड पॉइंट है यूट्यूब हेल्प करेगा आपकी, गूगल कुछ नहीं करेगा, यूट्यूब आपकी हेल्प करेगा। कुछ चैनल्स मैं बता रही हूँ आपको। टेस्ट पेपर लाइव चैनल है, मैं किसी को ऐसे नहीं किसी एक को सपोर्ट कर रही हूँ, किसी को नहीं, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैंने देखा। मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं अपनी जर्नी आपको शेयर कर रही हूँ, मैंने जो देखे थे। टेस्ट पेपर लाइव है, श्रेयांश करके हैं वो पढ़ाते थे उस पर। और टारगेट MLT है, सचिन पूनिया सर वो पढ़ाते हैं उस पर। थर्ड है चंदन MLT, वो पढ़ाते हैं उस पर। और एक और थी, बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे बोलते हुए कि मुझे उनका चैनल का नाम याद नहीं है। मैंने वो कोशिश की क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखे थे, मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, मुझे वो मिल नहीं रहा। वो फीमेल है, वो एकदम आई थिंक वो एकदम अपना वाला नहीं पढ़ाती, बट कुछ तो रिलेटेड था। मैंने उनके कुछ क्वेश्चन वाला वो देखा था। मैंने इन लोगों की पूरी क्लासेस नहीं ली। आप लोगों के पास टाइम है तो लो जाके, ये लोग कोर्स भी कराते हैं, वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नहीं किया, मैं अपना बता रही हूँ। मैंने नाम सिर्फ आपको बोला है क्योंकि मैंने इनकी वीडियोस देखी थी PYQs के लिए, और कहीं मुझे PYQs नहीं मिल रहे थे। ये लोगों की वीडियोज़ में ये PYQs सॉल्व करा रहे थे, वहाँ से मुझे आइडिया लग रहा था कि इस तरह का पेपर आएगा। ठीक है, 3 पॉइंटर्स हो गए। अपना टाइम शेड्यूल बनाना है, आपको PYQs पे फोकस करना है, मैंने बहुत किया था। थर्ड इज़ कि PYQ मिले कहाँ से, यूट्यूब से। अब आई थिंक अवेलेबल होंगे क्योंकि 2-3 CRE हो गए हैं, और भी जगह आपको मिल सकते हैं, टेलीग्राम एंड ऑल पे, बट मैंने तो यूट्यूब से ही देखे थे। और टाइम बचाने के लिए मैं पूरा टाइम PYQ नहीं देखती थी। PYQ का टाइम था जब मैं घर से ऑफिस जा रही हूँ और ऑफिस से घर आ रही हूँ, वो टाइम सिर्फ PYQs के लिए था। स्टार्टिंग में एक ही वीडियो कवर होती थी मुझसे उतने टाइम में, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं इतनी ज़्यादा, हंसी आई मुझे अभी बोलते हुए, मतलब क्वेश्चन आ रहा था ना कि स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस में डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेज, कैटालेज, कोग्लेज ये करके ऑप्शन में लिखे हुए हैं। मेरे को वो भी याद नहीं था, मतलब मुझे पता था स्टेफाइलोकोकस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, क्या ये बाइकेमिकल टेस्ट है। थोड़ा बहुत मुझे रिएक्शंस भी याद थे, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा था कि कौन सा ये इंडोल टेस्ट में कौन पॉजिटिव दे रहा है, कौन नेगेटिव दे रहा है। टेस्ट कुछ मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मैं बहुत टाइम लगा, स्टार्टिंग के कुछ दिन मुझे बहुत टाइम लग रहा था पढ़ने में। एक वीडियो मेरा पूरा दिन में, मतलब मैं पढ़ती थी, ऐसे करके हो रहा था। तो अभी क्या होता था, जब मैं जा रही हूँ, मैं वो वीडियो देख रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी मैंने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन ईजी, थर्ड क्वेश्चन पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया। कब लिया, जब वो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं ना, वो पढ़ाते हुए, वो वाइट स्क्रीन होती है, उस पर वो क्वेश्चन आता है और वो वहाँ पे ना पूरा सब कुछ बता देते हैं कि ये वाला टेस्ट मतलब ये, या कुछ भी चीज़ हो ये। और वो जो लास्ट में जो फाइनल स्क्रीन आते हैं, इसमें सब कुछ उनका भर गया होता है, तो अच्छे से समझ के तब मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती थी। तो ऐसा स्टार्टिंग में वो स्क्रीनशॉट ऐसे होते थे कि 20 क्वेश्चन पढ़ाए उन्होंने तो 20 के स्क्रीनशॉट हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट लास्ट में एक भी ऐसा भी हो गया था कि लास्ट की जो मैं वीडियोस, इतना ज़्यादा स्पीड बन गया था मेरा लास्ट की कुछ 5-6 दिनों में, कि तब तो मतलब जाते हुए 3-3 वीडियो भी मैं 2x की स्पीड लगा के उसे भी स्किप करके देख लेती थी। तो मेरे को लग रहा है मैंने बहुत सारी PYQ इन तीनों चैनल से, क्योंकि अब मैं इनके चैनल्स के नाम भी इसलिए लिए क्योंकि मैं जब गूगल पे उस पर यूट्यूब पे डाल रही थी कि PYQs फॉर पैरामेडिकल फलाना ठिकाना करके तो यही आ रहे थे। कुछ टाइम बाद मेरा बेसिक फिर से मेरे को सब याद आ गया था, सब कुछ सही सेट हो गया था, 10 दिन के टाइम में मैंने वो कर लिया था। ठीक है, आई थिंक मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया है PYQs के ऊपर, आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है। अब मैं वो स्क्रीनशॉट जो लिए उनका करना क्या है वो भी बता देती हूँ। शाम को आके मैं पढ़ती क्या थी, तो वो PYQs में फॉर एग्जांपल मैंने एक था आपका
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था एग्जाम्पल के लिए, एक क्वेश्चन हो गया आपका कोई बायोकेमिकल टेस्ट से रिलेटेड, ऐसे करके 4-5 टॉपिक हो गए मान लो पूरे दिन में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया। घर आके मैं बैठ के रात तक अपने पर्सनल नोट्स जैसे छोटा छोटा ही मैं वो बनाती थी उसमें, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा एक पेज पे बना के खत्म कर दिया, जो जो पूरा सिस्टम बना के साइड में कुछ 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 मेंशन करके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी लिख दी। ऐसे एक एक सिस्टम करके रेस्पिरेटरी सिस्टम एक दिन कर लिया, ऐसे ऐसे करके वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहते थे वैसे वैसे मैंने टॉपिक्स कवर किया है। और एट द एंड सारे टॉपिक्स हो गए थे। जैसे किसी दिन अगर कोई बैक्टीरिया आ गया ना, तो ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ वो बैक्टीरिया पढ़ लिया, फिर मैंने उस दिन माइक्रोबायोलॉजी की बैक्टीरियोलॉजी पूरी खोल के पढ़ ली। तो ऐसे करके मेरे टॉपिक कवर हुए थे। PYQ से मैंने टॉपिक उठाए थे। मेरे पास भी वही बुक है जो आप सबके पास ज़्यादातर होगी, इंद्राज बिश्नोई की है, आई थिंक वो स्मृति ईरानी की ब्लू कलर की बुक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लिखा हुआ है उस पर। मेरे को एक एंट्रेंस एग्जाम देना था जो कि फिर मैं नहीं दे पाई, उसकी एक अलग स्टोरी है, कभी बताऊंगी। तो वो मैंने PGI के लिए ली थी। मेरे को लगा वो बुक सिर्फ मेरे पास है, लेकिन अब मुझे पता लगता है कि और बच्चों के पास भी है। पहले मैंने ना सोचा उससे मैं सब्जेक्ट वाइज करूँगी कि एक दिन 4 दिन ये 4 दिन वो 4 दिन वो, ठीक है, बट वो उतना स्मार्ट मूव नहीं था। मैंने उससे हिस्टोपैथोलॉजी की, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी की मेरे पास कोई बुक नहीं है, सिर्फ वही थी। गोडकर भी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, और 1 महीने में गोडकर पढ़ना मेरे लिए बेवकूफ़ी होती, क्योंकि मेरे को फिर पढ़ने में मज़ा आने लगता और फिर मैं एक आधा टॉपिक पे ही रुक जाती, क्योंकि उसमें इतनी मोटी है गोडकर, आपको पता है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उठाओगे तो मैंने उससे नहीं पढ़ा। मैंने कुछ कुछ चीज़ें बायोकेमिस्ट्री की उससे देखी थी, सॉफ्ट कॉपी से देखी थी। और बुक्स में बता रही हूँ, माइक्रोबायोलॉजी के लिए मेरे पास है CP बवेजा, एक ही वाली होगी। इसमें मैंने हिस्टो किया, हिमैट, इसमें से देख, क्योंकि क्या है ना, हिस्टो की जो भी स्टेन्स है ना, तो इसमें बहुत सारी स्टेन्स लिखी हुई हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये पर्टिकुलर ये स्टेन्स ये पार्ट को कर रही है। मुझे ऐसे याद था कि इस पार्ट को ये वाली स्टेन करती है, ऐसे करके याद किया था, क्योंकि MCQs आने वाले हैं, वो पूछेंगे नहीं कि क्या प्रोसेस है, और पूछेंगे भी तो ठीक है, छोड़ के आ जाऊंगी। इससे थोड़ा कॉमन सेंस लग ही जाता है कि उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक है, फिर करके। और जब आप पढ़ रहे हो कि ये स्टेन इसको स्टेन कर रही है, मतलब ये स्टेन इस पार्ट को स्टेन कर रही है, उस पार्ट का थोड़ा सा वहीं पे लिख लो उसी बुक में कि इसका काम क्या होता है, तो रिवाइज करने में ईजी रहता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी उसमें कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन आते थे, कुछ ऐसे नया सा आ गया ना, जैसे म्यूजियम टेक्निक का कोई क्वेश्चन नहीं आया था PYQs में, और वो म्यूजियम टेक्निक्स जितना मुझे याद आ रहा है, शायद मेरे पास बहुत पुराना एडिशन है उस बुक का। मैंने बताया ना 2nd ईयर में लिया था, जब तक कोविड का, फर्स्ट ईयर में ली थी मैंने वो बुक, फर्स्ट ईयर में, जब तक कोविड नहीं आया था। तो कोविड का भी उसमें नहीं है। अभी वाली बुक मैं देख रही हूँ उसमें कोविड का भी चैप्टर्स ऐड हुआ है, तो उसमें म्यूजियम टेक्निक भी आई थिंक मेंशन नहीं किया हुआ था। और म्यूजियम टेक्निक मैंने पढ़ रखा था पहले से, ऑब्वियसली हमने पढ़ा ही था, और उससे कुछ क्वेश्चन तो आया था, फ्लूइड पूछा था कुछ, हाँ, और वही मैंने आई थिंक उस वीडियो में बताया। शायद मैं उसको गलत करके आई हूँ, कुछ बहुत ही बेसिक सा कुछ गड़बड़ करके आई थी मैं उसमें। तो जो PYQs थे उनसे जो टॉपिक थे उनके अलावा टॉपिक नहीं गए, सिर्फ आपका गया था कॉमन सेंस आपको अपनी यूज़ करनी है। जेनेटिक्स का बहुत बेसिक क्वेश्चन कुछ आया था, DNA की कुछ फ्रेगमेंट्स का, कुछ सेगमेंट्स का सेपरेशन में जेल का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे घटाओगे, ऐसे करके कुछ तो पूछा था उन्होंने, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हुए, तो वो बहुत बेसिक था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अब वो जो आके मैं कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने एक पर्सनल नोट्स बनाओ। जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेके आई थी, मैं उनको घर आके एक रजिस्टर में मैं उनका शॉर्ट फॉर्म में उन्हें लिखती थी, क्योंकि जो मेरे लिए न्यू होता था उसे तो पक्का लिखना है, और जो बेसिक है अगर उसका वो कहीं बुक में नहीं है मेरे पास तो उसे भी लिखना है, बुक नहीं है मेरे पास उसकी। तो मैं लेके बैठी हूँ अभी, ये रजिस्टर आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उसमें 1 महीने में मैंने भरा था। 1 मिनट रुको, ये इस तरह से ये बुक मैंने भर ली थी। मतलब अपने एक गो टू नोट्स बनाने हैं, ठीक है, अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, जो आपके गो टू नोट्स होंगे एकदम एग्जाम से पहले, जिससे आप रिवीजन कर पाओ। जैसे कहीं पे एम्बोलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो एम्बोलिज्म पढ़ते हुए जब मुझे पता लगा ये क्लॉट से रिलेटेड है, तो मेरे को समझ में आया कि थ्रोम्बोसिस भी वैसा ही कुछ होता है। तो जब एम्बोलिज्म में पढ़ रही थी तो मैंने खुद ही ऐसे थ्रोम्बोसिस भी ऐसे लिख दिया था, मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया था। तो इस टाइप से मैंने ये अपने नोट्स बनाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से आता है, रिवीजन इज़ मस्ट। मतलब मेरे लिए रिवीजन एकदम बेस्ट काम किया है। तो ये जो पूरा नोट्स मैंने तैयार किया था, किसी दिन जब मैंने ऐसे वीडियो देखी और मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है शाम को पढ़ने के लिए, और मैं ऑलमोस्ट सारे जो लास्ट के 10 दिन थे ना, 10 दिन तो नहीं बोलूँगी, लास्ट के जो 4-5 दिन थे ना, उसमें ऑलमोस्ट जो वो पढ़ा रहे थे वो सारे टॉपिक्स मेरे कवर हो गए थे, और जो भी क्वेश्चन आते थे मैं फटाक से उनके आंसर दे पा रही थी। तो उस टाइम पे मेरे पास जब टाइम था ना, तो पूरा जो मैंने वो 1 महीना लिखा है इसमें, तो मैं उन्हें रिवाइज़ किया। मैंने एटलीस्ट 2 बार ये रिवाइज़ कर लिया था एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, कोई स्ट्रेस मैंने नहीं लिया, आपको भी बिल्कुल नहीं लेना है। कोई स्ट्रेस मत लेना, एकदम चिल होकर जाना। सुबह को टाइम से जल्दी उठ गई थी मैं, स्ट्रेस नहीं था बट जल्दी उठी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा स्लीप साइकिल मैंने एकदम बर्बाद कर दी थी। मैं ऐसे कुछ 2-3 घंटे 4 घंटे बस ऐसे सो रही थी, और सुबह को उठ आदत हो गई थी। तो एग्ज़ाम वाले दिन भी सुबह को उठ के मैंने रिवीजन किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे को उसमें स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये रिवाइज़ करना था जो मैंने ऑलरेडी 2 बार रिवाइज़ कर लिया है, और जो हमने पढ़ा ही है 3 साल, तो इतना कुछ टफ नहीं था। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है इसमें।
पूरे पॉइंटर्स दोबारा से बता देती हूँ, आई होप कुछ नहीं रहा हो। सबसे पहले टाइम शेड्यूल बनाया था, PYQs से मैंने क्वेश्चंस का आइडिया लगाया था। उसके बाद में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने PYQs के लिए यूट्यूब से हेल्प ली थी। रिवीजन इज़ मस्ट, जो करना ही करना है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि नॉन टेक्निकल के लिए मैंने क्या किया। मेरा मैथ्स एकदम पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, और जब मैं मैथ पढ़ती हूँ तो मेरे को कुछ अलग ही खुशी होती है, आई डोंट नो व्हाई। तो ऑफिस में मैं रिसर्च में वर्क कर रही थी उस टाइम पे, और वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं था। अब क्योंकि मैं वहाँ से छोड़ चुकी हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी ले लिया है, तो इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं वहाँ पे ना टाइम निकाल लेती थी। लंच टाइम जो होता था पूरा 1 घंटा मिलता था, उसमें मैं लंच करते हुए भी कुछ कोई या तो वीडियो देख लेती थी, अदरवाइज़ मैंने मैथ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। ओहो, ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ये आएगा, वो आएगा, उतना कुछ नहीं आया था। लल्लू से क्वेश्चन आते हैं, नॉट लल्लू बट आते हैं, लल्लू से ही क्वेश्चन आते हैं। मेरे को लग रहा था पता नहीं एम्स का है तो पता नहीं क्या ही आएगा, तो मैं उस टाइम पे कर रही थी वो। 1 घंटा मैं किसी तरह से तो निकाल लेती थी, या तो सुबह सुबह जल्दी जाके, सुबह सुबह जल्दी पहुँच के, या छुट्टी वाले टाइम पे अगर थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं तो मैं रुक के वो कर लेती हूँ। ऐसे करके मैंने वो टाइम निकाला, और मैंने वहाँ पे अपना नॉन टेक्निकल वाला पार्ट किया, उसमें मैंने मैथ पे ज़्यादा फोकस किया। रीजनिंग हो ही जाती है, वो भी मैं कर रही थी, 1-2 वीडियोज़ की भी साथ में। रीजनिंग मैथ ऐसे एक दूसरे को करके। जीके का मैंने आपको उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया जीके में मेरा लक काम किया है सच्ची में। जीके में 2 क्वेश्चंस जो आए थे वो आए थे जो मैंने पढ़े थे, वीडियोस देखी थी मैंने जीके की, और ऐसा बहुत कम होता है कि वो आ जाए। मेरी जनरल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं थी ऐसा मुझे लगता है, तो फिर भी मैं वो सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आई, जिसमें से मैंने 4 क्वेश्चंस के आंसर भी बाहर निकल के देखे थे, वो सही थे। 5वां मुझे अभी तक याद नहीं है क्या था, तो 5 क्वेश्चन ही आए थे, तो वो मेरे को वहीं पर पता था कि मैंने सही किया। उसके अलावा रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश का मुझे याद नहीं आ रहा आया भी था या नहीं आया था। हिंदी और वो तो नहीं आता है, कंप्यूटर तो नहीं आता है, वो मैं पढ़ के गई थी थोड़ा थोड़ा। सैटरडे को हाफ डे होता है, संडे होता है, उस दिन मैं नॉन टेक्निकल देखती थी। बाकी दिन शाम को आके स्क्रीनशॉट वाला रिवाइज़ किया, अपने नोट्स बनाए, यही मेरा फंडा था। अब बात करते हैं वो लास्ट वाले कुछ चीज़ों की जो मैंने किया था। ये सब चीज़ें भी मैंने की, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने की थी जिनके कुछ अच्छे परिणाम भी नहीं थे, बट हाँ मेरे लिए काम किए वो चीज़ें। फर्स्ट चीज़ थी डोंट वेस्ट योर टाइम। मतलब ये मेरा एक मंत्रा बन गया था उस टाइम पे, मेरे को एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैंने ऐसा सोच रखा था, मतलब मेरा ना ये कुछ है फंडा है लाइफ में कि मेरे को रिग्रेट नहीं करना होता लाइफ में। मैं बहुत चीज़ें ना ऐसे फूक फूक के कदम रखने वाले लोग होते हैं ना, मैं उनमें से हूँ कि मेरे को ना लगता है कि वो मैं बाद में ना पछताऊँ, मेरे को बाद में बुरा ना लगे, तो ये चीज़ें ना मैं बहुत देखती हूँ। तो मैंने पहले ही सोच लिया था, तूने फॉर्म भरा है, अगर तेरा एग्ज़ाम तू पास से रह गया ना क्लियर होने से, तो इतना रिग्रेट होगा ना कि थोड़ी सी मेहनत कर लेती। अगर मैं अभी अपना 100% दे दूँ और मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी मेरे पास टाइम उतना था, मैंने तो 100% दिया, उससे ज़्यादा तो टाइम ही नहीं बचा था। ये लॉजिक मैंने लगाया था। टाइम वेस्ट नहीं करना, पता है कैसे था? लिटरल में आप लोग यकीन नहीं करोगे, अगर मैं नहा भी रही हूँ ना तो स्पीकर पे मैं कोई वीडियो चला के रख देती थी। अगर मैं खाना खा रही हूँ उस टाइम पे भी कुछ वीडियो चल रही है। घर पे नहीं गई थी मैं 1 महीने के लिए, मैं घर पे नहीं गई थी उस पूरे महीने, और ऐसा बहुत बहुत ही रेयर होता है। जो अब हुआ है मेरे फिर से इन एग्ज़ाम्स में, बहुत रेयर होता है ऐसा कि मैं 1-1 महीना घर नहीं जाऊँ, कभी नहीं होता। वो उस टाइम पे सबसे पहली बार हुआ था कि मैं घर नहीं गई थी 1 महीने के लिए। मैं खाना बनाती भी बहुत कम थी, मतलब बहुत कम, बिल्कुल जो जल्दी वाला बनाने वाला काम होता है ना वो। और दूसरा ना आप लोग तो ये है कि कुछ लोग होंगे जो जॉब नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे जो जॉब भी करेंगे, कुछ लोग होंगे जो अपने घर पे रहते होंगे, कुछ लोग होंगे जो ऐसे अकेले रहते होंगे बाहर। सब चीज़ों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान होते हैं। मैं मान रही हूँ कि आपको शायद फैमिली के साथ रहते हो, उतना पर्सनल टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, ये वो बहुत सारे रीज़न्स आप दे सकते हो। तो मैं भी दूँ तो मैं भी रीज़न्स दे सकती हूँ कि मैंने जॉब स्किप नहीं की उस टाइम पे। दूसरा, मैं अकेले रहती हूँ तो अपनी पर्सनल काम, आपको झाड़ू पोछा बर्तन, समझ रहे हो, वो सारा कुछ करना पड़ता है, और वो मैं खुद से करती हूँ। और खाना मुझे दूसरों के हाथ का नहीं पसंद है। मतलब है ये मेरा बचपन से ही कुछ दिक्कत है मेरे साथ। बट उस टाइम पे मैं मेस का खाना खा रही थी, एम्स में ही खा रही थी, कैंटीन से खाना खा रही थी। डिनर में मैं कुछ हल्का फुल्का जो फटाफट बन जाए वो, उस टाइम पे भी मैं पढ़ रही होती थी वो बनाते हुए। मतलब वो पोहा, खिचड़ी, मैगी, जिसमें आपको रोटी या चावल नहीं बनाने पड़े, वो एक साथ बन जाए, वो इस टाइप की चीज़ें बना रही थी। चीला बना लिया, कुछ ऐसा वाला फटाफट वाला। ऐसे मैंने अपना टाइम बचाया। तो सबसे पहला फंडा मेरा यही था कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। दूसरी चीज़ मैं आपको पर्सनली बोलूँगी, आप मेरी कोई भी बात मत मानो, बस एक चीज़ मान लेना, डोंट पैनिक बिफोर योर एग्ज़ाम। बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मेरा उस दिन, मैं सुबह को जल्दी उठी, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मतलब अपना सारा रिवाइज़ किया, और मेरा रिवाइज़ हो गया, मेरे पास 1-2 घंटा बच गया, ठीक है। मैं चिल हूँ, मैंने अपने लिए सोचा कि आज ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस है वो, तब मैं वीडियोज़ डालती रहती थी क्योंकि सब रिवाइज़ हो गया तो मेरे पास टाइम था। उस दिन मैं बहुत चिल थी। फिर उसके बाद सबका अपना अपना कुछ होता है ना ऐसे शांत होने का तरीका, तो मैं ना ऐसे राधे राधे वाला जो नाम जप होता है, मैं उसको सुनती हूँ। मैंने वो कान में ईयरफोन्स लगाए, मैं वो सुनते हुए गई हूँ रास्ते में। मुझे कोई रास्ते में, वरना एग्जाम्स में रहता है कुछ तो रिवाइज़ कर रहे हो, मैं एकदम चिल हूँ। इकरा का कुछ मैसेज आया था, कुछ स्टेन से रिलेटेड हम कुछ बात कर रहे थे शायद, तो पर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
ऐसे उससे बात की, ठीक है, फिर मैं फिर से वही सुन रही हूँ, मैं एग्ज़ाम देने की मैं एकदम चिल हूँ। और पता है लास्ट तक एग्ज़ाम में मैं ऐसे ही थी। आप ना प्रॉपर नींद लेके जाना। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 2 बजे कुछ सोई होंगी और ऐसे 4-5 बजे उठ गई थी, 1-2 घंटे की नींद ली है। तो जब एग्ज़ाम लास्ट तक मैं सही थी, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में ना, जब वो म्यूज़ियम टेक्निक वाला क्वेश्चन था और एक और क्वेश्चन था जो कि बहुत ईज़ी क्वेश्चन थे और सब लोग वो सही करके आए होंगे, मैंने वो क्वेश्चंस गलत कर दिए क्योंकि मेरे को लगा इतना ईज़ी क्वेश्चन क्यों पूछा है एम्स वालों ने, ये मुझसे गलती हुई। तो मैंने वो 2 क्वेश्चंस, कोई एंटीकोगुलेंट तो नहीं था, याद नहीं आ रहा मेरे को, तब मैंने वो बोला है, वीडियो में बताया, वीडियो जाके चेक करो। तो मैंने वो 2 क्वेश्चन गलत कर दिए और उसकी वजह से ना मैं ऐसे हो गई। मैं बाहर आके मैंने वो चेक किए, बाहर आके चेक नहीं किए। हम जब वहाँ बैठे थे ना, उतने टाइम में मैंने बोला अबे तूने क्या कर दिया करके। और आई थिंक मैंने 1-2 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए थे। वो रिव्यू के लिए डाल के छोड़ते हैं, फिर उनको बाद में सेलेक्ट करके सबमिट करना होता है, कुछ करना होता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा। वो वाला पार्ट मेरे से मिस हो गया था, तो 1-2 क्वेश्चन वैसे रह गए। तो अब मेरे को उसने बोला कि आपने ये ऐसे नहीं किया, मतलब रीसबमिट नहीं किया वो खोल के वापस सेलेक्ट करके। मैंने बोला नहीं। तो बोला आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो क्या ये CBT? तो मैंने बोला हाँ। तो बोलता है नहीं ये ऐसे करना होता है। तो वहीं से मेरा थोड़ा पैनिक होना शुरू हो गया था रास्ते में। मतलब एग्ज़ाम अच्छा हुआ, समझ रहे हो ना, सब कुछ सही हुआ। 1-2 क्वेश्चन जो गलत हुए मैंने चेक किए और मैं मेट्रो स्टेशन पे जब जा रही थी तब मैं नॉर्मल थी थोड़ी कर रही हूँ। अब मेट्रो आ नहीं रही है, मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हूँ, वहाँ खड़ी होकर मैं पैनिक हो गई। और उसके बाद आपको पता ही है, मैंने उस वीडियो में सब बताया हुआ है, मैं रोई वोई हूँ। तो वही आपको काम एंड कंपोज रहना है, यही रीज़न था। मैंने पूरी 45 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दी है ये बकवास करते हुए। लास्ट चीज़ जो मैंने इस एग्ज़ाम में अपनाई थी और मेरे लिए सिर्फ वही वर्क की है, सिर्फ वही वर्क की है, मैं बहुत एम्फेसाइज़ करके बोल रही हूँ, मेरे लिए सिर्फ वही वर्क की है। वो थी, वो करो जो कोई नहीं कर रहा है। पता नहीं, जब मेरे को पता लगा ये कुछ यूट्यूब चैनल जिनके मैंने आपको नाम बताया, इनसे सब बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे सालों साल से कुछ कोर्स मुझे नहीं पता था कि ऐसे कोर्स होते हैं जो करते हैं अपनी फील्ड के लिए भी। तो मुझे पता लगा वो उन कोर्स से पढ़ रहे हैं, वही उनके स्टूडेंट्स हैं। ऑल्दो रैंक 1, 2, 3 आई थिंक वहीं से भी आए थे, 2, 3 कुछ तो रैंक आई हैं वहाँ से भी, ठीक है। तो अच्छे रैंकर्स भी उनके यहाँ से निकलते हैं और वो रिवाइज़ करा रहे हैं उनको पता नहीं कौन सी भी बार। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो उन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर मतलब ऐसे कि उनके पास बहुत सारे बच्चे हैं, 100 सीट हैं, 1000 बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो 1000 बच्चे वो सारे टॉपिक जो उन्होंने पढ़ाए हैं एग्ज़ाम में आएंगे वो सारे सही करके आने वाले हैं। मैं भी अगर वो अब पढ़ के शायद उन बच्चों के कंपैरिजन में मैं 50% सही करके आ जाऊँ, क्योंकि मेरा उतना रिवीजन नहीं हुआ है, एक तो वो टॉपिक कवर भी नहीं हो पाएंगे। तो मतलब मैं अपना दिमाग ऐसे लगा रही थी कि अगर हम सारे लोग सेम चीज़ पढ़ के जाने वाले हैं तो मेरे क्लियर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो मैं वो करती हूँ जो वो लोग नहीं कर रहे हैं, कर रहे होंगे वो बच्चे भी, बट ये मेरा अपना गणित था। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वो PYQ पढ़ाते थे, तो वो PYQs सॉल्व करा रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा रखा है, वो सब कुछ उसमें होता था। तो मैं PYQs वो 2x की स्पीड में मैंने आपको बता दी, मैं वहाँ से कर रही हूँ। तो वो तो ऑलमोस्ट कवर हो ही रहा है जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। साथ ही में मैं घर आके, जैसे मैंने बताया CP बवेजा थी, मैंने माइक्रो को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैं CP बवेजा से फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने पढ़ाया आपका कोई तो चैप्टर जाए, कोई कल्चर टेक्निक उन्होंने पढ़ा, कोई कल्चर टेक्निक से रिलेटेड आ गया, स्ट्रीट कल्चर, स्टैप कल्चर कुछ आ गया। अब मैंने CP बवेजा में जितनी भी कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कल्चर मीडियाज़, कल्चर टेक्निक्स, वो दोबारा से अच्छे से सारी पढ़ ली उन्होंने डिटेल में जा के कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ये वाला प्रेफरेबल मीडिया है। उन्होंने 4-5 बता दिए वहाँ पे, मैंने 10-12 कर लिया आगे। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट किया था कि वो जो पढ़ा रहे थे ना उससे थोड़ा डिटेल में जाके मैं अपना पढ़ रही थी, ताकि कुछ तो मैं उन बच्चों से अलग कर पाऊँ ना, शायद चांसेस हों फिर मेरे क्लियर करने के। तो या दैट इज़ इट। ये मेरा एक लास्ट पॉइंट था जो मैंने ट्रिक अपनाई थी और मेरे लिए काम की। आई एम नॉट सेइंग कि आप भी डिट्टो सेम करो। आप लोगों ने, जिन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी है, जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपनी चीज़ों पे ही अमल करो। आइडियाज़ के लिए आप PYQ देख सकते हो, बस मैं वही आपको एक पॉइंट बोलूँगी कि आप उस पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो। बाकी उसके अलावा जिन लोगों का बिल्कुल कोई वो ही नहीं है ना, कि कुछ फंडा ही नहीं बना रखा पढ़ने के लिए, और 1 महीना ही सच्ची में रहा है, क्योंकि CRE के फॉर्म निकल गए हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 1 महीना ही आप लोगों के पास रहेगा, 1-1.5 महीना। तो वो लोग ये चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने की है। बाकी अगर जिन लोगों के पास प्लानिंग है, अपनी चीज़ों पर अमल करो, मत किसी से इतना ज़्यादा वो हुआ करो, इंस्पायर हुआ करो। जो चीज़ें मेरे लिए काम की हैं ज़रूरी नहीं आप लोगों के लिए काम करें, और हो सकता है आपके लिए भी काम करें और ये चीज़ों को फॉलो करके आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यस, मैं बार बार इसी चीज़ पे एम्फेसाइज इसीलिए कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हो। या सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट उन सभी को जो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, एंड आई थिंक इसके बाद ऐसी कुछ इस रिलेटेड वीडियो नहीं आएगी। आई होप ये आपके लिए हेल्प की हो। यहाँ तक के लिए देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।